Good morning, students. Hope you are doing well, staying safe in your home, and also studying with the equal vigor. Today, now this is the second lecture. We'll start with a new topic here, which is the making of nationalism in Europe. So, before starting, again, you be ready with your textbook, open the book, and then I'll read through it and we'll start explaining you. Okay, so today's topic is the making of nationalism in Europe. It's a long topic, so we'll divide it into two videos. Okay, so first of all, what we can see here is there are certain things which are written in the board. First of all, we have to understand what is the difference between a state and a nation, because in this book a lot of times a nation state has been discussed. Okay, तो nation और state का मतलब होता है राज्य, है ना। जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन पुराने ज़माने में राज्य का मतलब होता था एक राजा जहाँ पे राज करता है उसे राज्य बोलते हैं। तो वहाँ पे राज्य हो रहा है, यानी हु इज़ द पावरफुल पर्सन? राजा, द किंग, एंड मोनार्क, जिसको यूरोप में मोनार्क बोलते थे। द मोनार्क वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड द स्टेट वॉज गवर्नड अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स, हिज विशेज, and he was the most powerful man. He was controlling the people, the military, the money, everything was controlled by the king. But what is the difference between the state and the nation? Nation, जिसको हम राष्ट्र भी बोलते हैं, राष्ट्र, आप देखिए सोच में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन राज्य। अगेन इट्स अ पीस ऑफ लैंड, एक बड़ा सा एक एरिया है जिस पे लोग रहते हैं, वो राजा की बात मानते हैं, वो राज्य है। और राष्ट्र भी तो एक लैंड ही है ना। राष्ट्र ऐसे कहीं हवा में तो नहीं बन जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ लैंड, पीपल आर लिविंग देयर, बट दे आर गवर्नड बाय आइदर themselves, people, or a group of people who are actually elected by the citizens of the nation or this land. तो ये डिफरेंस है राज्य में और राष्ट्र में। राज्य राजा का होता है, राष्ट्र लोगों का होता है। ओके, सो आई विल रीड थ्रू इट, और बीच बीच में आपको कुछ टर्म्स आएंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। सो if you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर आप पेज नंबर 6 में जाएंगे और वहाँ पे आप मैप देखेंगे यूरोप का, तो what you will find is कि आज के मैप से ये बहुत डिफरेंट है ना। आप उसमें देखेंगे कि ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, एम्पायर यानी अगेन एक राजा का वो एरिया होता है एम्पायर। देन यू विल फाइंड मैनी अदर प्लेसेस, जैसे ग्रीन में जितना भी दिख रहा है वो ऑटोमन एम्पायर है, जो वायलेट में दिख रहा है वो रशियन एम्पायर है। सो अगेन दिस एम्पायर है, इसका मतलब है कि इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय अ मोनार्क, एन एब्सोल्यूट मोनार्क। सो व्हाट यू विल फाइंड इज टुडे इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू नेशंस और नेशन स्टेट जिसको हम बोलते हैं ना। व्हाट वी नो टुडे एज, इफ़ यू सी दैट मैप, यू विल नॉट फाइंड जर्मनी, you will not find Italy, you will not find Switzerland. So these are actually they were being ruled by kings. So as we know today, as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose ruler had their autonomous territories. So these kingdoms, this area was divided into kingdoms, यानी राज्य, duchies यानी जागीर, हाँ जागीर होता है, कैंटन्स यानी जो छोटे छोटे एरिया, और इट वाज रूल्ड बाय, इट वाज ऑटोनोमस टेरिटरीज। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्नड, यानी जिस पे उस छोटे एरिया पे उनके ही लोगों का या उनके जो रूलर है उसका ही राज चलेगा। ऑटोनोमस यानी सेल्फ गवर्न। तो ये सेल्फ गवर्न एरियाज थे, टेरिटरीज थे। सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न यूरोप था और जो सेंट्रल यूरोप था वो एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर था। विद उसके जो टेरिटरी में
उस ऑटोक्रेटिक मोनार्की में बहुत बड़ी एरिया, जैसे राजा है उसका काम क्या है, और ज़्यादा अपने राज्य को बढ़ाना। उस समय पुराने ज़माने में मेरा राज्य बहुत बड़ा होना चाहिए। अब बहुत बड़ा होना चाहिए कि मतलब ये हो रहा है कि वो बहुत सारे लैंड्स को कैप्चर करते जा रहा है। उस लैंड्स में डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर होता था। सो एक राज्य के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे, उनके कस्टम्स अलग थे, है ना। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो विद इन द टेरिटरीज विच लिव ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, भिन्न भिन्न लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो वो एक दूसरे को ये मानते थे कि भाई हम एक अलग अलग लोग हैं। दे डिड नॉट शेयर द कॉमन आइडेंटिटी, उनकी पहचान एक नहीं थी, अलग अलग टाइप के लोग थे और उनका कल्चर भी अलग अलग था। तो वो लोग अपने आप को अलग मानते थे एक दूसरे से। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स का मतलब है जाति, रेस जो बोलते हैं एथनिक। तो अलग अलग टाइप के लोग एक ही राज्य के अंदर रहते थे। इसमें एक एग्जाम्पल है, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी है। द हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो कहाँ पर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल करता था। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैचवर्क। पैचवर्क का मतलब क्या होता है, पैचवर्क में जैसे आप देखेंगे कहीं कपड़े हैं, वहाँ फट गया तो वहाँ पे एक नया कपड़ा लगा देते हैं। जैसे रोड है, रोड में गड्ढे हो गए तो क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर में और थोड़ा सा उसको उस पैच को बना देते हैं। तो वो क्या होता है, रोड से ऊपर नीचे यानी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, इसको बोलते हैं पैचवर्क। तो ये राष्ट्र कैसा था, ये राज्य कैसा था, इट वाज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग जगह थी। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन। अब देखिए अलग अलग जगह थी, यानी क्या क्या था इसके अंदर। इट इंक्लूडेड एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन यानी एल्पाइन रीजन ऐसा होता है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है, यानी ऊंची पहाड़ जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी होती है। तो इस राज्य में क्या क्या था, एल्पाइन रीजन, द टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड। इसके अलावा बोहेमिया भी था, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो वहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी थे, एरिस्टोक्रेसी को हम समझेंगे क्या होता है एरिस्टोक्रेसी, वो क्या थे, वो ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग, बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी थी। अब उसके अंदर में और क्या था, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। इसके अंदर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी, वो एक इटालियन स्पीकिंग क्षेत्र भी था, लोम्बार्डी और वेनेशिया का। अब और भी थे इसके अंदर। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, हाँ, लैंग्वेज होता है भाषा, डायलेक्ट होती है बोली। तो उस भाषा के अलावा मैग्यार के अलावा बहुत भिन्न भिन्न टाइप की बोलियाँ बोली जाती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। अब गैलिशिया एक जगह थी, वहाँ की एरिस्टोक्रेसी किस भाषा में बात करती थी, पोलिश भाषा में बात करती थी। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। इन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा भी वहाँ पे एक मास ऑफ पीजेंट पीपल थे। पीजेंट पीपल यानी किसान लोग थे वहाँ पे। सब्जेक्ट यानी प्रजा, सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ में ऊपर में बोहेमियन और स्लोवाक थे। स्लोवीन्स इन कर्नियोला, स्लोवीन्स कार्नियोला में थे। क्रोएट्स टू द साउथ, क्रोएशियन साउथ में थे। रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया है। रोमानिया एक जो आज अभी कंट्री जानते हैं, वहाँ के लोग को रोमन्स बोलते हैं, वो ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। भिन्न भिन्न लोग तो उनमें डिफरेंस था, तो एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक एकता उनके अंदर नहीं थी। द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। अब क्यों एक साथ थे, उस राजा के कारण था, एक कॉमन एम्परर था, वो लोग उसके अंतर्गत थे, इसलिए वो एक राज्य में थे। अदरवाइज दे वर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो अब यहाँ पे नेशनलिज्म कैसे आएगा,
So how did nationalism and the idea of nation state emerge? तो अब नेशनलिज्म कैसे आया? तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास, उस समय का क्या चेंज हुआ। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे सोसाइटी के लोग, कुलीन लोग जिनके पास स्पेशल टाइटल होता है, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक ज़मींदार, मनसबदार, सूबेदार, ये लोग एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी ऊंचे घराने के कुलीन लोग जो थे। सो व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? पीपल ऑफ हायर सोसाइटी हैविंग स्पेशल टाइटल्स एंड दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस। उनको विशेष छूट, उनको विशेष टैक्स कलेक्शन करना, लैंड ओन करना, बड़े बड़े चीज़ें, फैक्ट्रीज ओन करना, यही एरिस्टोक्रेट्स का ये था। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, है ना। तो अगर सामाजिक तौर पे या पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे देखें, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, है ना, ऐसे एरिस्टोक्रेसी जिनके पास में दे आर द ओनर ऑफ द लैंड, ये बहुत बड़ा डोमिनेंट क्लास था ऑन द कॉन्टिनेंट। उस यूरोप में डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब जिसका दबदबा हो, जो किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस था उनका, तो ये डोमिनेंट क्लास थे। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. तो ये अब ये कुलीन लोग, they were united by their way of living, जिस तरीके से वो रहते थे, इसलिए वो डिफरेंट रीजन में भी एरिस्टोक्रेट्स एक दूसरे से यूनाइटेड रहते थे, उनका वे ऑफ लिविंग एक ही जैसा था। तो क्या था? दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, है ना। कंट्री का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण इलाका। सो दे ओन्ड एस्टेट्स, एस्टेट का मतलब होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड अंडर ओनरशिप ऑफ वन फैमिली। सो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ के जो ज़मीन था उसके वो ओनर थे, और शहरों में वो टाउन हाउस, बड़े बड़े बंगलोज, महल नुमा घर के ओनर थे। They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. अब वो हाई सोसाइटी के थे, इसलिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने आप को कॉमन लोगों से, तो वो फ्रेंच बोलते थे, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा या ब्राह्मण लोग किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत भाषा में बात करते थे। वो कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, वो संस्कृत ऊंचे लोगों की भाषा था, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंच में बात करते थे। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, है ना। तो एक दूसरे से वो कैसे जुड़े हुए थे? एक ज़मींदार या एक मनसबदार दूसरे ज़मींदार या मनसबदार से बाय मैरिज, बाय द टाइज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ये बहुत पावरफुल तो थे, लेकिन संख्या में, नंबर में बहुत कम लोग थे, है ना। सो द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पिजेंट्री। तो पूरे जो इनका जो जनसंख्या था, मेजॉरिटी, वो कौन लोग थे? वो लोग थे किसान, पिजेंट्री। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो वेस्ट में जो ज़मीन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कौन उस पर खेती करता था? टेनेंट्स, टेनेंट्स यानी किराएदार, यानी जो किराए से वो ज़मीन लेते थे, एंड स्मॉल ओनर्स, जो छोटे छोटे जो मालिक थे वो लोग करते थे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो ये वेस्ट में तो टेनेंट्स थे या स्मॉल लैंड ओनर थे, लेकिन ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग थी वो मेजर क्या थी? वो लैंड ओनर्स, बड़े बड़े ये एरिस्टोक्रेट्स के पास था। और उसमें काम कौन करते थे? उसमें काम करते थे सर्फ्स। सर्फ्स का मतलब क्या होता है? सर्फ है अ पीजेंट फोर्स टू वर्क फॉर लैंड ओनर। जैसे मैंने पहले ही बताया, बेगार, है ना, कर्ज ले लिया, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो अब उसको मजबूरन उसके खेत में काम करना पड़ेगा, बहुत कम तनख्वाह या एकदम जिसको या फ्री में काम करना है, तो ये सर्फडम है, इसको सर्फ बोलते हैं। सो दे वर फोर्स टू वर्क फॉर द लैंड ओनर्स। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में सर्फ्स काम करते थे, वेस्टर्न यूरोप में या टेनेंट्स होते थे, किराएदार, या फिर स्मॉल लैंड ओनर्स। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप
द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब जो वेस्टर्न पार्ट था सेंट्रल यूरोप का, वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा और वहाँ पे ट्रेड होने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे एक नया क्लास डेवलप हुआ जिसको हम कमर्शियल क्लास बोलते हैं, जो व्यवसायी लोग थे। अब वो व्यावसायिक लोग थे तो इसलिए वहाँ पे वो थे क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, मार्केट था वहाँ बाज़ार था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री का, जहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग, औद्योगिकरण जिसे बोलते हैं हम, बड़े बड़े उद्योग लगने लगे। ये स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, फिर बाद में वो फैला यूरोप में, पहले फ्रांस में आया, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये बाद में आया, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में, 19th सेंचुरी में। तो जनरली जो यूरोप था वो मोर ऑफ एन एग्रीकल्चरल एरिया था। 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इन इट्स वेक अ न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बीइंग। अब ये जब ये इंडस्ट्रीज़ आए तो वहाँ पे एक नया सोशल ग्रुप आया जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, जो ना एरिस्टोक्रेट थे ना पीजेंट्स थे, वो बीच के लोग थे। वो बीच के लोग थे, दे वर द वर्किंग क्लास, वो कामकाजी लोग थे। सो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। कौन कौन थे मिडिल क्लास वाले? इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन है ना, उद्योगपति, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, ये सब लोग आए। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल 19th सेंचुरी। जैसा कि 19th सेंचुरी तक यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ये 19th सेंचुरी तक ये छोटे ग्रुप थे, लेकिन ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे। सो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल का मतलब होता है जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, हाँ, लिबरल वो होते हैं जो चेंज तो चाहते हैं लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, फ्रीडम चाहते हैं लेकिन नॉन वायलेंट। एक होते हैं रेडिकल्स जो चाहते हैं चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो और उसके लिए कुछ भी करना चाहिए वो करेंगे। एक होते हैं कंजर्वेटिव्स जो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, है ना, जैसा चल रहा है पुराने ज़माने का वो चलने दें। लिबरल्स दे वांट दैट देयर शुड बी चेंज फॉर बेटरमेंट बट शुड हैपन विथ नॉन वायलेंट मेथड्स। ओके, सो दे हैड, ये एजुकेटेड भी थे और लिबरल भी थे। सो बिकॉज दे वर एजुकेटेड एंड लिबरल, दिस idea of nationalism developed from the middle class. So it was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity, राष्ट्रीय एकता, following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो ये एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस, जो एरिस्टोक्रेट्स को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, छूट मिले हुए थे, इसके अगेंस्ट में ये भावना मिडिल क्लास से, है ना, कि हमको एक फ्रीडम चाहिए इनसे, ये एबॉलिश करो इनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं और हमको मोर ऑफ पावर दीजिए ताकि हम अपना आपको गवर्न कर सकें। तो अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। किस लिए था ये लिबरल नेशनलिज्म, का मतलब क्या होता है? सो द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली लिबरलिज्म, यहाँ पे क्या मतलब है? लिबरलिज्म का मतलब है द फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, यानी लोगों को स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, है ना, दिस इज फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये डिमांड था लिबरलिज्म का, है ना। सो the idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber. ये टर्म कहाँ से मिलता है? एक लैटिन रूट है उसका लिबर, जिसका मतलब है फ्री, स्वतंत्र।
So for the new middle classes, liberalism stood for the freedom for the individual and equality for before law. So politically, अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये क्या मतलब होता है? Politically it emphasized the concept of government by consent, है ना? एक concept उन्होंने एक विचार लाया, that is गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी सर्वसम्मति से सरकार काम करे, सबकी भलाई के लिए काम करे, ये कंसेप्ट वहाँ से आया, लिबरलिज्म से आया. सो सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है, उसमें लिबरलिज्म का एक जो आइडिया था वो क्या था? वो था कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, वो जो राजा का जो एक छत्र राज्य चल रहा है वो ख़त्म हो, और उसके बाद में वो जो ऊपर के दो एस्टेट्स थे, है ना, नोबिलिटी और क्लर्जी, उनको जो विशेष अधिकार मिले थे वो ख़त्म हो. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग ऑफ लिबरलिज्म. सेकेंड, एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जो एक रूल है जिसके अकॉर्डिंगली वो नेशन को गवर्न किया जाए. सो दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड थर्ड, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, है ना, एक संसद होना चाहिए जहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब है लोगों द्वारा चुने गए लोग ही शासन करें और किसी को शासन करने का अधिकार ना हो. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एट दैट टाइम ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. 19th century liberals also stressed the inviolability of the private property, है ना. और 19th century liberals ये भी चाहते थे कि भाई लोगों के पास में संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए. सो इट शुड नॉट बी वायलेट नहीं होना चाहिए. अब इसको आगे नेपोलियन ने ये संपत्ति का अधिकार दिया, उसको हम पढ़ेंगे कैसे. आप पढ़ चुके हैं या? हाँ, पढ़ चुके हैं हम, है ना, बिकॉज द सिविल कोड ऑफ 1804 में उन्होंने संपत्ति का अधिकार दिया था. लेकिन येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. उस समय की जो सोच थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं था उस समय, हम इसको मैं एलैबोरेट करूँगा कि ये यूनिवर्सल सफरेज यानी सभी लोगों को अपना मत या वोट देने का अधिकार हो, ये वो लोग उस समय के लिबरल ये नहीं मानते थे. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन द वोटिंग राइट्स वेर ओनली फॉर एक्टिव सिटीजन्स. अब एक्टिव सिटीजन्स क्या थे उस समय के? वो एक्टिव सिटीजन्स ऐसे जो धनी लोग, अमीर लोग थे, जिनके जो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स देते थे, वही एक्टिव सिटीजन्स होते थे. सेकेंड, वीमेन्स डिड नॉट हैव एनी राइट टू वोट. वीमेन के पास में राइट ही नहीं था वोट करने. जो गरीब लोग थे या जो वीमेन थे, फीमेल थे, उनके पास राइट नहीं था. सो दैट वाज नॉट अ यूनिवर्सल सफरेज. तो कुछ बढ़े लेकिन पूरा तो नहीं बढ़े. एक कदम बढ़ाया, एक कदम ये बढ़ाया कि भाई वोट देने का अधिकार होना चाहिए, गवर्नमेंट चुने गए लोगों के साथ में बनना चाहिए. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. अभी मैंने यही समझाया आपको. तो राइट टू वोट किसके पास था? जिसके पास में संपत्ति थी वही लोग वोट कर सकते थे. Men without property and all women were excluded from political rights. So only for a brief period under Jacobins did all adult males enjoy suffrage. है ना, मैक्सिमिलियन रॉसफायर ने जो जैकोबिन क्लब बनाया था, जब वो एक साल के लिए जब रूल किए, तभी उस समय सिर्फ सभी पुरुषों को अधिकार मिला वोट देने का, महिलाओं को उस समय भी नहीं था. So however the नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज. लेकिन नेपोलियन जब आए तो उन्होंने फिर से वो लिमिटेड सफरेज यानी कुछ लोगों को ही अधिकार दिया. एंड रिड्यूस्ड वीमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर. वीमेन को तो सारे अधिकार ऑलमोस्ट छीन लिए गए थे. दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ देयर फादर और द हस्बैंड. और उनके ऊपर में उनको वो लोग किसके प्रभाव में थे? या तो अपने पिता के या फिर अपने पति के. सो दे हैड वेरी लिमिटेड राइट्स. Throughout the 19th and early 18th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. तो ये 18वीं या 19वीं शताब्दी के पूरे टाइम पे
ये जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी और औरतें, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए ताकि उनको ये अधिकार मिल सके। काफ़ी लंबी लड़ाई थी, अंत में मिला लेकिन काफ़ी लड़ना पड़ा। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अब इन टर्म्स ऑफ मनी क्या चल रहा था? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड restrictions on the movement of goods and capitals। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था, ये आज हमारे लिए आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है। उसमें वो चाहते थे कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना, मार्केट्स, कौन से मार्केट्स में कौन क्या चीज़ बेच सकता है, ये फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा, कोई स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, रोक नहीं होनी चाहिए, राज्यों द्वारा रोक लगा दी जाती है, भाई ये सामान आप यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ नहीं बेच सकते, या इसको बेचने में आपको टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सारी चीज़ें, रेस्ट्रिक्शंस को उस समय लिबरलिज्म का मतलब ये था कि इसको हटाइए, है ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, इसको ईजी कीजिए। कैपिटल कहीं कोई लगा रहा है, कैपिटल पूंजी लगाने का हर जगह छूट मिलना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सकें, मार्केट ग्रो कर सके, बिजनेस ग्रो कर सके। अब ये क्यों था? इसलिए था क्योंकि उस समय एक तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, हर एक प्रोविंस में एक अलग अथॉरिटेटिव रूलर था, वो अपने ही हिसाब से टैक्सेस लगाते थे। दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज थी वहाँ पे, सबकी अलग अलग करेंसी थी। तो अगर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में आपको गुड्स लेके जाना है तो वहाँ पे पहले उस बॉर्डर में आपको एक्साइज ड्यूटी और ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको देना पड़ता था। अब वो देना है तो ये अपनी एक करेंसी लेके चल रहे हैं, वहाँ पहुँचे, वहाँ बोले कि भाई हमारी करेंसी है, तो उसमें कन्वर्शन में टाइम लगता था और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल वॉज नॉट स्मूथ। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. एक German-speaking region है, वहाँ का हम example लेते हैं। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। अब नेपोलियन का जो राज्य था वो 39 छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फेडरेशन स्टेट से बना हुआ था। आप ईच ऑफ दीज पसेस इट्स ओन करेंसी, सबकी एक अलग करेंसी थी। उनका वजन और नाप, वेट्स एंड मेजर्स भी अलग तरीके से होते थे। जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल दिया, यहाँ मैं पाउंड में नाप रहा हूँ, वहाँ आप दूसरे राज्य में किलोग्राम में नाप रहे हैं, तीसरे राज्य में किसी और वेइंग मेजर में नाप रहे हैं। तो यह हर जगह, जैसे मुझे आपको कुछ सामान भेजना है, मैंने उसे नापा 2 पॉन्ड्स, ये 2 पॉन्ड्स में आपको 2 पॉन्ड यानी वेट है ना, करेंसी नहीं, 2 पॉन्ड्स आपको केक भेज रहा हूँ। वो 2 पॉन्ड केक आपके यहाँ पहुँचा, आपके बॉर्डर में आया, बोले भाई ये क्या वेट है इसका? 2 पॉन्ड। तो बोले भाई भैया 2 पॉन्ड यानी कितना होता है किलोग्राम में बताइए। तो किलोग्राम में उसको आप कन्वर्ट करोगे, फिर बोलोगे ये इतना किलोग्राम है, उसके हिसाब से टैक्सेशन। अब ये आपने यहाँ पे करेंसी लेके चल रहे हैं, यहाँ करेंसी लेके चल रहे हैं रुपीज़ में, वहाँ पे जो करेंसी चल रही है वो डॉलर में चल रहा है या पाउंड में चल रहा है, तो ये तो कन्वर्जन हो गया। तो कन्वर्जन, और हर दिन पर दिन जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट्स में होता है, वो उसके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हर दिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी, लेंथ हम मेजर कर रहे हैं मीटर में, वहाँ वाला फीट में मेजर कर रहा है, इंच में मेजर कर रहा है। तो दिस वेर डिफरेंस। तो हर एक स्टेट के पास, अब ये कि 39 स्टेट्स, 39 टाइप्स ऑफ करेंसीज, 39 टाइप्स ऑफ वेइंग्स एंड मेजर्स, तो ये आपका काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ईच ऑफ दीज possessed its own currency and weighs and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. तो अगर एक व्यापारी है, उसको जाना है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, है ना। तो 1833 में जब वो ट्रैवल करता था हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको पहले 11 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ता था, और हर एक कस्टम बैरियर में अपने सामान का 5% अमाउंट उसको
पे करना है। तो सपोज़ 100 रुपये की चीज़ लेके वो अपने घर से निकला, पहले बैरियर में पहुंचा तो उसे 5 रुपये देना पड़ा, दूसरे में पहुंचा फिर 5 रुपये देना पड़ा, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, 11 बैरियर से पहुंचा तो टोटल उसने कितने रुपए दे दिए अभी तक, है ना? 11 × 5 यानी 55। 100 रुपये के सामान में अभी 55 रुपीज़ उसने कस्टम ड्यूटी दे दिया। अब उसको अपना सामान अगर वो 155 रुपये से कम में बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। सो द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस passing through barriers. So duties were often levied according to the weights or measurement of the goods. वो ड्यूटी कैसे लगता था, उसके वेट के हिसाब से या मेजरमेंट के हिसाब से। So as each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation, है ना? उसके कैलकुलेशन में ही बहुत समय लग जाता था कि कितना टैक्स लगेगा। The measure of cloth, जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया है, एक कपड़े को नापने का जो मेजर है, एक जगह पे था वो ये था, इट वॉज द एल विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, है ना? उसका नाम तो एक ही था, है ना? कपड़े को नापना है एल में, लेकिन एल की वैल्यू हर एक स्टेट में अलग अलग थी, है ना? सो एन एल of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mainz, 55.1 centimeter. In Nuremberg, 65.6 centimeter. In Freiburg, 53.5 centimeter. तो अलग अलग रीजन में जा रहा है, उस एल एक ही नाम है लेकिन उसका मेजर अलग अलग हो गया है। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the न्यू कमर्शियल क्लासेस। ये जो चीज़ें थे ये एक बाधा थी, ऑब्स्टेकल थी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस क्लास। अब इन्होंने क्या बोला कि भी हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो इनका डिमांड क्या था, भाई एक यूनिफाइड टेरिटरी बनाइए, है ना? ऐसा टेरिटरी बनाइए, इट शुड बी यूनिफाइड, वहाँ एक ही टाइप का सिस्टम हो, एक ही टाइप की करेंसी चले, एक ही टाइप का वेज एंड मेजर्स रहे, है ना? सो इससे क्या होगा, इट विल अलाउ एन अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। अनहिंडर्ड मूवमेंट यानी बेरोक टोक लोगों का, सामान का और पैसे का आदान प्रदान हो सके। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. तो 1834 में एक कदम उठाया गया, एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको बोलते हैं ज़ोल्वरीन। ये एक इनिशिएटिव था, ये कदम बढ़ाया प्रशिया एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट था और उसको बाकी सारे स्टेट्स ने ज्वाइन किया। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। तो इनका पहला काम क्या था, इन लोगों ने बहुत सारे जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको ख़त्म किया। टैरिफ बैरियर्स यानी टैक्स, बैरियर का मतलब बाधा। अब एक सामान दूसरे राज्य में बेचना है और वहाँ के लोग अगर नहीं चाहते कि वो बिके तो उस पर टैक्स लगा देंगे तो उसका दाम बढ़ जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो इसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसको हटाया, है ना, उसको हटाया और करेंसीज जो 30 टाइप के थे उनको रिड्यूस करके 2 टाइप का करेंसी किया। सो द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। तो उसके बाद में नया टेक्नोलॉजी आया और नया टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आया, रेलवेज़ आया। तो रेलवेज़ ने यातायात को आसान कर दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो था एक नया साधन मिल गया, इजीली सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। सो इससे क्या हुआ, दे हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो एक लहर चली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हमको है, तो एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म का वेव चला और इसने मजबूत किया ये नेशनलिज्म वाले सेंटिमेंट, भावनाओं को उस समय और ज़्यादा लोगों के दिमाग में, मनोबल में मजबूत किया।
सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इस टॉपिक को अभी मैं यहाँ पे ही एंड करूँगा और इट विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड इट विल बी बिकम वेरी बोरिंग ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। सो हम एक कंजर्वेटिज्म क्या होता है उसको समझेंगे। थैंक यू।